हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं शालिनी शर्मा आपके सामने प्रेजेंट हूँ यूट्यूब चैनल ज्ञान अचीवर्स के साथ। तो स्टूडेंट्स, कल हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। आज हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। व्हाट इज सेकंड पार्ट? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 2 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसका फर्स्ट पार्ट है एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं? Assets is any resources owned or controlled by a business or an economic entity। कोई भी इकोनॉमिक एंटिटी क्या होती है? जो प्रॉफिट मोटिव के पर्पस से सेटअप है। तो कोई भी इकोनॉमिक एंटिटी या कोई भी बिजनेस जिसके रिसोर्सेज सारे के सारे उसके द्वारा कंट्रोल्ड हो, ठीक है, मीन्स उसकी ऑनरशिप हो। कोई भी बिजनेस की कोई भी रिसोर्सेज जिसकी ऑनरशिप किसी भी बिजनेस के पास है, उसको हम एसेट्स का नाम दे देते हैं। और एसेट्स के एग्जांपल ले लीजिए, स्टॉक, डेटर्स, कैश। फॉर एग्जांपल, अब मेरी क्या एसेट्स हैं? एक ज्ञान अचीवर्स में मेरी यूट्यूब चैनल पे क्या एसेट्स हैं? दिस इज व्हाइट बोर्ड, दिस इज मार्कर, मेरा ट्राईपॉड है या कैमरा है। तो ये सब चीजें क्या हो गई है? मेरी एसेट्स हो गई है अकॉर्डिंग टू माय यूट्यूब चैनल। तो सेम वे के अंदर ही हम लेके चलेंगे कि एक बिजनेस के अंदर आपकी एसेट्स के एग्जांपल है, कोई भी आपका स्टॉक है, डेटर्स हैं, कैश है, तो उसको हम लेके चलते हैं एसेट्स। बच्चे, एसेट्स आपकी टू टाइप्स की हो सकती हैं। फर्स्ट वन है टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल क्या होती है? विच कैन बी टच, जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं। अब ये मार्कर है, इसको मैं देख सकती हूँ, मैं इसको टच कर सकती हूँ। इट इज नॉन एज टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। बट इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? जिसको हम ना देख सकते हैं, ना हम उसको टच कर सकते हैं। विच नेवर बी सीन और टच, मीन्स वी कैन ओनली फील इट, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। दैट इज नॉन एज इनटेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, गुडविल। गुडविल को लेके चलते हैं। हम कहते हैं कि रिलायंस की गुडविल बहुत अच्छी है, टाटा कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है। गुडविल क्या होता है? कि कोई फेमस हो जाना, ठीक है, किसी की पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी इज वेरी नाइस, ठीक है, ही इज वेरी स्मार्ट। तो जो स्मार्टनेस है, जो पर्सनालिटी है, उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम छू नहीं सकते, वो क्या हो जाता है? इनटेंजिबल एसेट्स हो जाती है, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल हम लेके चल सकते हैं गुडविल। ओके, नेक्स्ट वन है लाइबिलिटीज। क्या होती हैं? लाइबिलिटीज इज ए कंपनीज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। व्हाट इज ऑब्लिगेशन? ऑब्लिगेशन में जो आपकी ड्यूटी बनती है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं लाइबिलिटी। कि कंपनी की कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, उसको हम लाइबिलिटी का नाम दे देते हैं। मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ, मैंने किसी एसबीआई का लोन पे करना है, तो एसबीआई का लोन पेमेंट इज माय लाइबिलिटी, मेरी ड्यूटी है कि मैंने वो लोन पे करना है। मैंने किसी से पैसा उधार ले रखा है, ही इज माय क्रेडिटर, वो मेरा लेनदार है, मैंने उसकी पेमेंट करनी है, उसको हम बोल देते हैं लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी के एग्जांपल्स लेके चलते हैं हम, क्रेडिटर, लोन एटसेट्रा। आ गई बात समझ कि व्हाट इज एसेट्स एंड व्हाट इज लाइबिलिटीज। नाउ एक लाइन है, उसको ध्यान से समझिएगा। एसेट्स पुट मनी इन योर पॉकेट बट लाइबिलिटीज टेक मनी आउट। एसेट्स जो है वो मनी को आपकी पॉकेट के अंदर डालता है, जबकि लाइबिलिटीज आपकी मनी को निकालता है। ऑब्वियसली है कि मान लीजिए आपने मुझे पैसा देना है, तो वो मेरी पॉकेट में आ जाएगा, लेकिन वो तो क्या बन गई? मेरी एसेट बन गई, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने आपको मनी देनी है, तो वो मेरी लाइबिलिटी बन गई है, ठीक है। तो मुझे उसको आपको पेमेंट करना है, तो जब पेमेंट करूंगी तो ऑब्वियसली मेरी पॉकेट में से मनी जाएगा। ओके बच्चे, नेक्स्ट वन है व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? मैं ही बताती हूँ। कैपिटल इज अ sum of financial assets that are required
टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल एक तरह की फाइनेंशियल एसेट्स का टोटल है जो कि कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। फंड्स कैन बी यूज टू इनिशियल ऑपरेशंस, मीन्स कि जो भी आपकी फाइनेंशियल एसेट्स बनी है, जो स्टार्टिंग के अंदर हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो पैसा आपका अपना हो, चाहे आपने लोन से ले रखा हो, चाहे आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स ने आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हो, है तो सारा क्या है, मनी है। मीन चाहे वो आपकी मनी है, चाहे वो आउटसाइडर पार्टीज के अंदर हमारे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, जिन्होंने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है। तो वो सब का जो फाइनेंशियल रिसोर्स बन जाता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, कैपिटल का नाम दे देते हैं। ओके, इधर क्या होता है, इधर आ जाती है एसेट्स और इस साइड में आ जाती है कैपिटल एंड लाइबिलिटी। तो इसका टोटल और इधर का टोटल हमेशा इक्वल होता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सम ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, कि पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल एसेट्स का टोटल है वो क्या होता है, हमारा कैपिटल होता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है। ये बच्चे अभी +1 वालों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन अभी हम पूरे का पूरा आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करेंगे, उसमें आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। नाउ व्हाट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर समझ आ गया आपको कि कैपिटल क्या है। कैपिटल इज द सम ऑफ कैपिटल इज द सम ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, वो फाइनेंशियल एसेट्स जो कि आपको गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फंड्स कैन बी, और साथ के साथ बिजनेस के अंदर जो स्टार्टिंग के एक्सपेंसेस होते हैं, जब मैं आपको ऑडिटिंग की क्लासेस करवाऊंगी तब हम पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग के जो इनिशियल एक्सपेंसेस है, प्रमोटर्स क्या होते हैं, वो सब क्लासेस आपकी आगे आएगी। तो इनिशियल एक्सपेंसेस की स्टार्टिंग में आपने अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना है, तो वो रजिस्टर्ड करवाने के जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं, तो वो भी हम किस में से देते हैं, कैपिटल में देते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बिजनेस लगा कर रखा है। और जो डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आप अपने बिजनेस को जो ग्रो करते हो, एक्सपैंड करते हो, उसके लिए भी जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी सारे आपके कैपिटल के अंदर इंक्लूडेड हो जाते हैं। इट कम्स आइदर फ्रॉम ऑनर और आउटसाइडर्स। ऑनर जो कंपनी का मालिक है वो लगाता है, कुछ वो बाहर से भी ले सकता है, आउटसाइडर पार्टी से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लोन भी हो सकता है, ये शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स हो गए हैं, तो वो सारे के सारे हमारे आउटसाइडर्स हो गए। नेक्स्ट वन है एक्सपेंडिचर। इट मे हैव टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेकंड वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा लॉन्ग टर्म का होता है, फॉर एक्वायरिंग एसेट्स फॉर लॉन्ग टर्म इनकम। ये लॉन्ग टर्म इनकम के लिए जो भी हम एसेट्स एक्वायरिंग करते हैं वो सारी की सारी एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाती है। मींस आपकी टू टाइप की एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स एंड सेकंड वन इज करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आपकी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, करंट एसेट्स आपकी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म इनकम को एक्वायर करने के लिए जिन एसेट्स पे हम खर्चा करते हैं उसको हम एक्सपेंडिचर का नेम दे देते हैं। एंड सेकंड वन इज ए कॉस्ट दैट स्पेंट ऑन परचेज और ग्रोथ ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की एक कॉस्ट, हाँ, जो फिक्स्ड एसेट्स की ग्रोथ के लिए या परचेज करते हैं, मींस आप सीधी सी ये बात बोल दो कि जो हम फिक्स्ड एसेट्स की ग्रोथ के लिए, मान लीजिए कि मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी है, अब उस बिल्डिंग की मैं मेंटेनेंस करवा रही हूँ, तो वो भी सारे का सारा हमारा एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। एंड सेकंड वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर?
जो डे टू डे ऑपरेशंस को मीट करने के लिए यूज होता है, डे टू डे ऑपरेशन। नाउ वी स्टडी व्हाट इज एक्सपेंसेस। बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस के अंदर एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जो फिक्स एसेट्स पे लगाए जाते हैं या जो बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए लगाए जाते हैं, जबकि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो रिवेन्यू को अर्न करने के लिए यूज होते हैं, उसको हम बोल देते हैं एक्सपेंसेस। cost that incur to earn revenue, for example advertisement expenditures। ठीक है, तो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपने कोई एडवर्टीजमेंट की है, कोई आपका लाइटिंग का खर्चा है, तो ये जो सब एक्सपेंडिचर्स हैं उसको हम बोल देते हैं एक्सपेंसेस। इट अफेक्ट्स कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। मैंने आपको पहले भी बोला था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, उसके अंदर 3 अकाउंट्स बनते हैं हमारे। फर्स्ट वन है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड वन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट हमारी एक स्टेटमेंट होती है, तो उसको हम बोल देते हैं। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके डेबिट साइड में हम सबके सब एक्सपेंसेस को लिखते हैं। ओके, आगे समझ? यस मैम। नेक्स्ट वन है रिवेन्यू या इनकम। मैं कई बार स्टूडेंट से पूछती हूँ कि व्हाट इज रिवेन्यू, प्रॉफिट एंड गेन, तो वो कहते हैं ऑल थिंग्स आर सेम। नो, ये सेम नहीं है, इनमें डिफरेंस होता है बच्चे, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। हम अपनी ऑर्डिनरी लैंग्वेज के अंदर हम इन सब चीज़ों को सेम मानते हैं, बट प्रॉफिट, गेन, रिवेन्यू, इसमें सब में डिफरेंस होता है। फर्स्ट वन है रिवेन्यू या इनकम। सेम बात है, चाहे आप रिवेन्यू बोल दीजिएगा या आप इनकम बोल दीजिएगा। वैल्यू और अमाउंट दैट रिसीव फॉर देयर लेबर और प्रोडक्ट। आपका मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप क्या सेल कर रहे हैं, आप कोई ग्रोसरी आइटम ले लें, कोई भी ग्रोसरी आइटम सेल कर रहे हैं आप, तो उस ग्रोसरी आइटम को जितने में आपने सेल किया, मान लीजिए आपने उसको 200 रुपीज में सेल किया है, तो उसको हम क्या लेके चलेंगे, रिवेन्यू। इसके अंदर ना हमने कॉस्ट को कट किया है, ना हमने प्रॉफिट्स को कट किया है, 200 का 200 हमारा रिवेन्यू या इनकम हो गया है। समझ आ गया? कोई भी लॉयर है, लॉयर अपनी फीस ले रहा है, मान लीजिए वो पर केस पर हियरिंग 5000 रुपीज़ ले रहा है, तो वो जो 5000 रुपीज़ हैं वो उसकी क्या बन गई है, रिवेन्यू बन गया। इसके अंदर उसके कितने कोई खर्चे लगे, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है, वो सब ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके, तो उसको हम नाम दे देते हैं रिवेन्यू का। सेकंड वन है प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैंने 200 का प्रोडक्ट आपको सेल किया, 200 के प्रोडक्ट में मान लीजिए मेरी कॉस्ट कितनी आई है, 130 रुपीज़ मेरी कॉस्ट आ गई। तो जो 130 रुपीज़ कॉस्ट आई है उसमें से 200 माइनस 130, 70 रुपीज़ जो आया है वो मेरा क्या हो गया है, प्रॉफिट। डिफरेंस समझ आया? मैंने अपना प्रोडक्ट 200 रुपीज़ में सेल किया, दैट इज रिवेन्यू। 200 में से मेरी 130 कॉस्ट आ गई है, 130 मैंने डिडक्ट कर दिया और जो 70 रिमेनिंग रहा वो हमारा क्या बन गया, प्रॉफिट। तो क्या होता है डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड कॉस्ट? एक्सेस, एक्सेस मीन्स ज्यादा, एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, खर्चों से ज्यादा जो हमारा रिवेन्यू होता है इन अकाउंटिंग पीरियड इज इक्वल टू प्रॉफिट। आ गई बात समझ? बट ये कोई कंपलसरी तो नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही होता है, कई बार ऐसा होता है कि लॉस भी हो सकता है। मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट है 200 का, लेकिन मैंने प्रोडक्ट है 130 का, लेकिन मैंने उसको किसी भी रीजन से मान लीजिए 100 रुपीज़ में ही सेल कर दिया। ठीक है, ड्यू टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सपायरी या आपका सीजन खत्म हो चुका है या कोई भी रीज़न ले सकते हैं हम। तो जो आपका यहाँ पे 30 रुपीज़ आया है वो 30 रुपीज़ क्या हो गया हमारा यहाँ पे
लॉस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि प्रॉफिट क्या होता है जब आप कॉस्ट से हायर प्राइस में सेल करते हो, और जब लॉस कब होगा जब आप कॉस्ट से लेस प्राइस में सेल करते हो। कोई भी बिजनेसमैन कॉस्ट से लेस प्राइस में नहीं सेल करता, बट ड्यू टू सम रीजंस उन्हें करना होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको हम बोल देते हैं लॉस। अब बच्चे एक इधर ये पॉइंट है अकाउंटिंग पीरियड। व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड? हमें पता है कि कोई भी बिजनेसमैन, अब मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है वो चल रहा है सिंस 2005 से, 2005 से बिजनेस चल रहा है, तो मैं क्या सारी ट्रांजेक्शन्स को लॉन्ग कर सकती हूँ? नो, नेवर, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हम हर 1 ईयर के बाद, एवरी 1 ईयर के बाद हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन करके, जो भी हमने 1 ईयर में अकाउंट्स मेंटेन करे हैं उससे हम एक डिसीजन ले लेते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट रहा है, कितना लॉस है, कितनी कैपिटल है, ठीक है। तो एवरी 1 ईयर के जो हम अपने एक अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और उस अकाउंट से हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं, उसको हम बोल देते हैं अकाउंटिंग पीरियड। बच्चे ये अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। कई बार हम सुनते हैं ना, बैंक्स में जाते हैं, बैंक्स कहते हैं हमारा क्लोजिंग टाइम है ना, तो वो 31 मार्च, वो मार्च के एंडिंग के अंदर होता है। तो वो सबका होता है बिजनेस जो भी करते हैं। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च इज आवर अकाउंटिंग पीरियड। कई बार कोई कैलेंडर ईयर भी लेके चलते हैं, वो कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। इसको हम कैलेंडर ईयर भी बोल देते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग पीरियड होता है, बट ज़्यादातर बिजनेस इस वाले डेट को कंसीडर करता है, इस वाले ईयर को कंसीडर करता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ओके। और जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं वो रेगुलर नेचर के होते हैं। ऑब्वियसली है कि कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो हम प्रॉफिट मोटिव के लिए स्टार्ट करते हैं ना। तो जब तक प्रॉफिट्स हमारे रेगुलर नहीं रहेंगे तो हम बिजनेस को कितने टाइम तक कंटिन्यू रख पाएंगे? तो रेगुलर नेचर का हमारा होता है प्रॉफिट। सो इजी, यस मैम। नेक्स्ट वन है गेन। अब गेन क्या होता है? सिंपल में मैं आपसे पूछूं, आपके मैम गेन इज ऑल्सो प्रॉफिट, प्रॉफिट एक गेन होता है, बट नो। गेन इज इंक्रीज इन टोटल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ ए बिजनेस। ये गेन जो है वो फिक्स्ड एसेट्स के लिए पॉइंट होता है। किसी भी बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स की जो टोटल वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है उसको हम बोल देते हैं गेन। It take place when current price of assets exceeds its original purchase price। जब कोई भी हम एसेट है उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम कोई भी एसेट्स का प्राइस इंक्रीज तो नहीं हो सकता। अब हमने एसी परचेज किया है, या आप ले लीजिए कैमरा परचेज किया, तो आप उसको कुछ टाइम के बाद जब सेल करोगे तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू डाउन होगी। लेकिन बच्चे एक है एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, कुछ होते हैं पॉइंट्स, मैं ये रफ कर देती हूँ तो ना थोड़ा आपको समझाने में इजी हो जाएगा मेरे लिए। अब देखिए, मैं इधर आपको लैंड का एग्जांपल दे सकती हूँ। आपने मान लीजिए कोई लैंड परचेज किया 1 करोड़ की ले लेते हैं, ठीक है। 1 करोड़ की आपने लैंड ली और अब आप उसको लैंड को कुछ टाइम के बाद सेल करते हो। आपने लैंड बहुत अच्छे प्लेस पे लिया है तो उसकी वैल्यू मान लीजिए कितनी हो गई है 5 करोड़, ठीक है। आ गई बात समझ? ये आई होप ज़्यादा हो गया हमारा, 2.5 करोड़ लिखते थे, ठीक है। तो 1 करोड़ से जो करोड़, कितना करोड़, 1.5 करोड़ इंक्रीमेंट हो गया, तो वो जो 1.5 करोड़ इंक्रीमेंट हुआ है उसको हम क्या बोल सकते हैं? गेन। सो इजी ना? यस मैम। तो एग्जांपल ले सकते हो आप गेन का, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। जब आपने कोई लैंड को सेल किया तो उसमें जो प्रॉफिट हुआ उसको हमने गेन का नाम दे दिया कि इसके ओरिजिनल परचेज प्राइस से जब ज़्यादा है कोई भी
करंट प्राइस, तो उसको हम गेन का नाम दे देंगे। आगे बात समझ, ये हमेशा किससे रिलेटेड होता है, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होता है। एक पॉइंट आपको और समझाना था मैंने, डेप्रिसिएशन। ये तो क्या हो गया, लैंड हो गई, लेकिन ड्यू टू यूज, मान लीजिए मैंने क्या लिया है, हमारा कोई एसी ले लो, ठीक है, एसी है, आपने उसे बिजनेस में लगा रखा है, या कोई मशीनरी ले लो, मशीनरी ले लेते हैं, ठीक है, मशीनरी है जो आपने अपनी फैक्ट्री के अंदर लगा रखी है। वो मशीनरी आपने मान लीजिए कब खरीदी थी, 2015 में खरीदी, लेकिन आज 2022 में आप उसको सेल कर रहे हो, और वो मशीनरी 2015 में आपने उसको 50 लाख का परचेज किया था, 50 लाख का परचेज किया, लेकिन आज 2022 में आप उसको सेल कर रहे हो, आपको उसका कितना मनी रिसीव हो रहा है, 15 लाख रिसीव हो रहा है। तो बच्चे 50 लाख से 15 लाख हो गया है। तो ये जो प्राइस के अंदर शॉर्टेज आई है इन फिक्स्ड एसेट्स, उसको हम क्या बोल देते हैं, डेप्रिसिएशन बोल देते हैं, ड्यू टू यूज ऑफ, ड्यू टू यूज। इसका आप जब यूज करते हो, कोई इसकी वैल्यू डाउन चली जाती है, कुछ चीज खराब हो जाती है, तो उसमें जो कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन का नाम दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है, अब आपको डिफरेंस समझ आया, रिवेन्यू, प्रॉफिट और गेन में। हाँ जी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वालों प्लीज इस पॉइंट्स को कंसीडर कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज परचेज। अब परचेज क्या होता है बच्चे, परचेज जो है वो कोई भी गुड्स के लिए यूज होता है। परचेज इज any activity of buying an item to use it in production of goods and services or resell it to the another entity। बच्चे जो परचेज होता है वो कोई भी एक्टिविटी है जिसके अंदर हम कोई आइटम को परचेज करते हैं, बाय करते हैं फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। ओके, प्रोडक्शन पर्पस के लिए, चाहे वो कोई गुड्स है या कोई सर्विसेज है, और फिर बाद में हम उसको किसी दूसरी एंटिटी के अंदर सेल कर देते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं इसके अंदर आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। हम स्वीट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्वीट्स का, ठीक है। एक स्वीट, मान लीजिए स्वीट शॉप है, तो स्वीट शॉप वाले ने लिया शुगर, और आप ले लीजिए वीट या कोई बटर, चीज, ठीक है, मिल्क, ये सब आइटम्स उसने परचेज की, और किसके लिए, बाय एन आइटम टू यूज इट इन प्रोडक्शन पर्पस, इस पर्पस के लिए, प्रोडक्शन पर्पस के लिए। और बाद में उसने कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए रसगुल्ला रसगुल्ला उस पर्पस के लिए किया, तो जो रसगुल्ला है वो हमारा क्या बन गया है, गुड्स बन गया, ठीक है, और आगे उसने कस्टमर को सेल कर दिया। ओके, समझ आ गया। तो गुड्स क्या होती है, जो हम खरीदते हैं प्रोडक्शन पर्पस के लिए, और उसके अंदर प्रोडक्शन करके हम आगे कस्टमर को सेल कर देते हैं। बच्चे, जो अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम जो उनके अंदर मशीनरीज हैं, फिर वो क्या है, बच्चे वो आपकी एसेट्स है, ठीक है। गुड्स हम प्रोडक्शन करके और आगे रीसेल कर देते हैं, तो उसको हम गुड्स का नाम दे देते हैं। जो हमारे बिजनेस के अंदर ही रहती हैं, जिसको हम आगे सेल नहीं करते हैं, वो आप लेके चलते हो एसेट्स। आप कहोगे कि मैम मशीन है, वो मान लीजिए हम आफ्टर 10 ईयर्स सेल कर रहे हैं, तो भी वो आपकी एसेट्स ही हैं, वो आप रेगुलर नेचर में नहीं सेल कर रहे हो। जो चीज़ हम रेगुलर नेचर में कर रहे हैं उसको ही हम सिर्फ गुड्स का नेम दे देते हैं। ओके, आ गया समझ।
अब एक पॉइंट और भी समझाना है आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। कस्टमर और कंज्यूमर क्या होते हैं, ये वैसे मार्केटिंग का पॉइंट है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। कस्टमर और कंज्यूमर, नेम से ही पता चल, कंज्यूमर वो कंज्यूम्स एन आइटम, ठीक है। कि मान लीजिए मुझे नोटबुक की नीड है या मुझे कोई बुक की नीड है, बुक चाहिए मुझे कॉमर्स के लिए, बुक चाहिए किसकी, कॉमर्स की, ठीक है। मेरे फादर ने मुझे वो बुक ला कर दी, तो उस बुक को मैंने यूज किया, मैं यूज कर रही हूँ उस बुक को, तो आई एम ए कंज्यूमर। बट जो मेरे फादर है उन्होंने तो सिर्फ मुझे बुक ला के दी है, वो उस बुक को यूज नहीं करेंगे, सो ही इज ए कस्टमर नॉट कंज्यूमर। डिफरेंस समझ आ गया कस्टमर और कंज्यूमर में। जो कंज्यूम करेगा ही इज कंज्यूमर, बट हो सकता है कि कस्टमर उसको कंज्यूम करे भी ना भी करे, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्वीट्स लेके आए, तो स्वीट्स तो क्या है, फादर भी यूज करेंगे और मैं भी यूज करूंगी, तो मैं भी कंज्यूमर हो गई, फादर कस्टमर एज वेल एज कंज्यूमर हो गई। डिफरेंस समझ आया ना। नेक्स्ट वन है सेल। सेल क्या होता है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर बिजनेस एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज विद अनदर एंटिटी फॉर मनी। किसी भी मनी के लिए जो भी आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो और बिजनेस में से गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज करते हो। मैंने जो आपको स्वीट्स सेल की है किसके बदले में, प्रॉफिट के बदले में, ठीक है, मनी के लिए, तो इसलिए वो स्वीट्स मेरी क्या बन जाएगी, सेल हो जाएगी। समझ आ गया, गुड्स भी समझ आ गया। वो जो गुड्स को मैंने परचेज किया है किसके लिए, आगे सेल करने के पर्पस के लिए, तो वो जो एक्टिविटी है उसको हमने परचेज का नेम दे दिया। आ गया समझ। अब मैंने आपको ऑलरेडी गुड्स बता दिया है कि गुड्स क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गुड्स, स्टॉक एंड इन्वेंट्री। स्टूडेंट्स इस सबको सेम समझ लेते हैं बेटा, बट ये सेम नहीं होता है, इसमें डिफरेंस होता है गुड्स, स्टॉक और इन्वेंट्री में। गुड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक कंपनी मैन्युफैक्चर टू सेल अनदर एंटिटी फॉर परचेज ऑफ, फॉर गेटिंग मनी बोल सकते हो, ठीक है। कि आप मनी के लिए जब कोई कंपनी मैन्युफैक्चर करती है या सेल करती है और परचेज करती है, कुछ भी परचेज सेल करती है, किसके लिए, कि आगे रीसेल एक्टिविटी के लिए, तो उसको, जैसे कि इसमें एग्जांपल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब गुड्स को खरीद रही है तो उसको तो हमने बोल दिया परचेज। एक ऑर्गेनाइजेशन जब गुड्स को सेल कर रही है तो उसको हम बोल देते हैं सेल, ठीक है। और जो परचेज सेल हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो गुड्स हो रही है, वो आगे रिप्रोडक्शन के लिए, रीसेल के लिए जब हम यूज करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं गुड्स। ये तो पॉइंट सिंपल है, ठीक है। रीसेल के लिए किया उसको हमने गुड्स का नेम दिया। सेकंड वाले है स्टॉक। डिफरेंस बहुत ध्यान से सुनना आप। स्टॉक, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपसे अकाउंटिंग पीरियड्स के बारे में डिस्कस किया, अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आप मान लीजिए 31 मार्च ही ले लेते हैं हम। एक पर्टिकुलर टाइम पे जो भी आपके फिनिश्ड गुड्स हैं, उसको, फिनिश्ड गुड्स कौन सी होती है, जो सेल के लिए रेडी है, उसको हम बोल देते हैं स्टॉक। और एक बात और आपने ध्यान रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए होता है, मीन्स कॉमर्स पर्पस के लिए होता है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि व्हाट इज कॉमर्स। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप मेरी लास्ट वीडियो में जाइए, मैं लिंक आपका इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो चेक कर लीजिएगा। तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए, ट्रेडिंग क्या होता है, परचेज और सेल करना है, यहाँ पे हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना भी आपका फिनिश्ड गुड्स पड़ा है बिजनेस के अंदर, उसको हमने स्टॉक का नेम दे दिया। बट इन्वेंट्री क्या होता है मैम,
इन्वेंट्री भी एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है बच्चे, स्टॉक भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, इन्वेंट्री भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। और जो स्टॉक होता है वो तो ट्रेडिंग बिजनेस के लिए होता है, बट इन्वेंट्री जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए होता है। मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड्स तक का प्रोडक्ट रेडी करते हैं। मीन्स मैन्युफैक्चरिंग में जो भी रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स तक का स्टॉक, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स आपकी एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपके बिजनेस के अंदर रखी हुई है, तो उसको हम नेम दे देते हैं इन्वेंट्री का। समझ आ गया? एक पॉइंट देखिए यहाँ पे ध्यान से, इन्वेंट्री इंक्लूड्स बोथ फिनिश्ड गुड्स एंड कंपोनेंट्स दैट क्रिएट ए फिनिश्ड प्रोडक्ट। कि इन्वेंट्री के अंदर वो फिनिश्ड गुड्स और वो फिनिश्ड गुड्स को क्रिएट करने के लिए जो भी कंपोनेंट्स लेके चलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको स्वीट्स का एग्जांपल दिया, स्वीट्स के लिए हमारे पास मिल्क है, शुगर है, चीज़ है, जो भी आपका रॉ मटेरियल पड़ा है वो रॉ मटेरियल भी हमारा इन्वेंट्री के इंक्लूड हो जाएगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। आगे बात समझ, डिफरेंस समझ आया आपको कि व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज इन्वेंट्री। स्टॉक हमारा ट्रेडिंग पर्पस के लिए है, जबकि इन्वेंट्री हमारा मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए है। स्टॉक में हम सिर्फ और सिर्फ फिनिश्ड स्टॉक को लेके चलते हैं, जबकि इन्वेंट्री के अंदर हम रॉ मटेरियल से फिनिश स्टॉक तक का पूरा प्रोडक्ट लेकर चलते हैं। क्लियर हो गया बच्चे? आगे समझ? यस मैम। नेक्स्ट वन है, यस एक लाइन है वो प्लीज आप कंसीडर करिएगा, ऑल स्टॉक इज इन्वेंट्री बट नॉट ऑल इन्वेंट्री इज स्टॉक। यस, पूरा स्टॉक, ऑब्वियसली स्टॉक ये था ना कि फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड्स तो हम इन्वेंट्री में इंक्लूड कर सकते हैं। यस, ये रहा फिनिश्ड गुड्स और ये रहा फिनिश्ड गुड्स, तो फिनिश्ड गुड्स को तो हम इन्वेंट्री में इंक्लूड कर सकते हैं, बट इन्वेंट्री में तो क्या था, रॉ मटेरियल था, बट फिनिश्ड गुड्स में तो रॉ मटेरियल नहीं है, सो नॉट ऑल इन्वेंट्री इज स्टॉक। तो हम वो पूरा जो इन्वेंट्री है उसको हम स्टॉक में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज डेटर। An individual or entity that owes money to business, वो जिसने बिजनेस देना है, जिसने, हाँ जी, यस, दैट इज क्या होता है, एन इंडिविजुअल और एंटिटी दैट ओज मनी टू बिजनेस, कि जिसने हम बिजनेस को पैसा देना है उसको हम क्या बोल के चलते हैं, डेटर्स। एक ये DEBTORS है, तो डेबिटर्स नहीं बोलना इसको बोलना है डेटर्स। बी इसमें साइलेंट होता है। तो डेटर जिसने बिजनेस को पैसा देना है, मान लीजिए मैंने आपको कोई अपना स्टॉक सेल किया, क्रेडिट पे सेल कर दिया 1 लाख का, तो वो 1 लाख आपने मुझे पैसा देना है, तो वो मुझे क्या है, आगे फ्यूचर में मनी रिसीव होगी। जब मुझे रिसीव होगी तो वो कैश में रिसीव होगी, कैश हमारा क्या बन जाता है, एसेट बन जाता है। ठीक है, कि मीन्स मुझे वो मनी रिसीव होनी है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए वो क्या बन गया, एसेट बन गया, और यू आर माई डेटर्स। क्लियर है? नेक्स्ट वन है क्रेडिटर्स, एन इंडिविजुअल और एंटिटी टू होम ए बिजनेस ओज मनी, जिसने, टू होम ए बिजनेस ओज मनी, जिसने बिजनेस से मनी लेनी है उसको हम बोल देते हैं क्रेडिटर। हिंदी लैंग्वेज में हम बोल देते हैं हमारे जो लेनदार है। ठीक है, आपसे मैंने स्टॉक परचेज किया है, मीन्स मैंने आपको पैसा देना है, तो मैं आपके लिए क्या हूँ, लायबल हूँ। ठीक है, आप मेरे क्या बन गए हो, क्रेडिटर बन गए हो, आपने मुझसे पैसा लेना है तो मुझे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ना, तो यू आर माई क्रेडिटर्स। क्लियर है? तो क्रेडिटर्स एंड इंडिविजुअल और एंटिटी टू होम ए बिजनेस ओज मनी, कंपनी ट्रीटेड लाइबिलिटी। जब आपने मुझसे पैसा लेना है, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने आपको पेमेंट करनी है, तो यू आर माई लाइबिलिटी, आपको देना जो है मेरी ड्यूटी है, तो वो चीज़ बन गई है हमारी लाइबिलिटी। नेक्स्ट वन है व्हाट इज वाउचर। वाउचर
बेटे इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है दैट कंपनी यूजेस एज सपोर्टिंग एविडेंस फॉर अकाउंटिंग एंट्री। जब हम कोई अकाउंट्स में एंट्री करते हैं तो ये थोड़ी ना है कि आपने मुझे बोल दिया कि हाँ जी 5 लाख की सेल हुई है और मैं लिख दूँ। नो, एक बिल बनता है, एक वाउचर्स होते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा, कोई पिंक स्लिप में होता है, कोई येलो स्लिप में होता है, हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखे हैं। तो वो जो इंटरनल डॉक्यूमेंट, इंटरनल क्यों बोला है, क्योंकि ये आउटसाइडर्स को शो नहीं होते हैं, हमारी जो पार्टीज है उसके लिए होते हैं। ये कंपनी का इंटरनल वर्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। तो इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी यूज करती है एज ए सपोर्टिंग एविडेंस। मीन्स ये सपोर्टिंग एविडेंस है, इस एविडेंस के बेस पे कंपनी अकाउंट्स के अंदर एंट्रीज करती है हर ट्रांजैक्शंस की। अब ट्रांजैक्शन क्या है वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। ओके, समझ आ गया कि वाउचर क्या होता है। अब मुझे एक पॉइंट और बताना है कि मैंने यहाँ पे आपको बोला फिनिश स्टॉक, रॉ मटेरियल, ये क्या होता है। तो जो स्टॉक होता है ना, गुड्स लेके चलो आप, तो गुड्स को हम 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या है, फर्स्ट वन है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। नेक्स्ट वन है सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड। रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा माल जो अभी सिर्फ आया है, जिसपे हमने अभी प्रोसेसिंग करनी है। सेमी फिनिश्ड क्या हो गया, जिसपे हाफ प्रोसेसिंग हो चुकी है, हाफ हमने और करनी है। और फिनिश्ड क्या है, जो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है, सिर्फ सेल के लिए सेल करना है, उसको हम बोल देते हैं फिनिश्ड स्टॉक। आ गई बात समझ आपको। ठीक है, बेकरी लेके चले, बेकरी के अंदर जो मान लीजिए वीट है, सॉरी वीट तो क्या होगा, फ्लोर, ठीक है, शुगर, ये सब चीजें क्या है, रॉ मटेरियल है। जब आप उसको बेक करते हो, जो बेक करने की प्रोसेसिंग हमारी चल रही है, मीन्स अभी वो बन के रेडी नहीं हुआ है, उसको हम सेमी फिनिश्ड में लेके चलते हैं। फिर जब बाद में बिल्कुल आपकी कुकीज बन के रेडी हो जाती है, तो वो जो कुकीज बन के रेडी हुई है उसको हमने किसका नाम दे दिया, फिनिश्ड स्टॉक का। समझ आ गया स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, नाउ हमारा लास्ट पॉइंट है डिस्काउंट क्या होता है, उसके बाद हम क्लास को ओवर कर देंगे। तो डिस्काउंट के अंदर हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड वन है हमारा कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो किस लिए होता है, ऑफर बाय सेलर, ऑफर बाय सेलर टू बायर। ये एकदम मैन्युफैक्चरर लिख लो आप, मैन्युफैक्चरर। और ये किसके लिए होता है बच्चे, बाय बायर, बाय रिड्यूसिंग प्राइस, बाय रिड्यूसिंग प्राइस, ये प्राइस को रिड्यूस करके होता है। नेक्स्ट वन है इंक्रीज सेल करने के लिए। नेक्स्ट वन है नॉट रिकॉर्डिंग अकाउंट्स, नॉट रिकॉर्डिंग अकाउंट्स। नेक्स्ट वन, अब कैश डिस्काउंट क्या होता है, जो सेलर ऑफर करता है टू बायर एट टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये किस पर्पस के लिए होता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट। और नेक्स्ट वन है इट इज रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। ठीक है, अब हम रिवीजन कर लेते हैं। डिस्काउंट जो हमें छूट दी जाती है, जैसे एक ट्रेड डिस्काउंट होती है, एक कैश डिस्काउंट होती है। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो गिवन बाय मैन्युफैक्चरर, क्या करते हैं इसके अंदर प्राइस को रिड्यूस कर देते हैं। और ये
सेल को इंक्रीज करने के लिए होती है और जो कि अकाउंट्स के अंदर हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं आपको बोल देती हूँ कि आपको मान लीजिए जैक एंड जॉन्स के अंदर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये कोई पर्टिकुलर शॉप वाला नहीं दे रहा, ये जैक एंड जॉन्स कंपनी दे रही है। तो वो डिस्काउंट कौन सा बन गया हमारा, ट्रेड डिस्काउंट हो गया है। वो आपका बिल आप देखते हो तो बिल्स के अंदर मेंशन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इट इज गिवन बाय मैन्युफैक्चरर। ओके, और ये किस लिए होता है कि सेल को इंक्रीज करने के लिए। हमारा समर सीजन है, समर सीजन से अब विंटर सीजन में आएगा, तो समर सीजन का जितना भी स्टॉक है उसको स्टोर करना पड़ेगा, तो वो स्टोरिंग का जो एक्सपेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कंपनी क्या कर देती है, सेल के लिए उसको लगा देती है। नेक्स्ट वन है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ऑफर बाय सेलर टू बायर एट टाइम ऑफ पेमेंट। पेमेंट के टाइम पे जब सेलर उसको ऑफर करता है, किसको, बायर को, फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। कि मान लीजिए मैंने आपको कितना देना है, 1,03,000 रुपीज़ देना है, तो कंपनी कहती है आप हमें 1 लाख दे दीजिए, 3,000 आपको हम डिस्काउंट देंगे, लेकिन ये आपने हमें कब तक देना है, विद इन 15 डेज। ठीक है, तो वो जो 3,000 आपको डिस्काउंट मिला फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, उसको हम बोल देते हैं कैश डिस्काउंट। इट इज रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स एज एन एक्सपेंस। ठीक है, मैंने आपको जो 3,000 डिस्काउंट दिया, बट मेरा है तो वो क्या, अच्छा ना, लॉस हुआ ना, तो उसको हमने एक्सपेंसेस के अंदर कंसीडर कर लिया। समझ आ गया आपको? यस मैम। आज हमारी अकाउंटिंग टर्म्स जो है फुल्ली ओवर हो चुकी हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो टर्म्स थी वो मेन थी। बाकी मैं आपको 1 बाय 1 जैसे जैसे टर्म्स आएगी मैं आपको समझाती रहूँगी। ठीक है बच्चे, तो ये सारे पॉइंट्स आपने रिवाइज करने हैं। अगर कोई भी आपको इसमें कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कीजिए, मैं आपका सॉल्व करूँगी, सॉल्यूशन दूंगी उस प्रॉब्लम का। एंड क्लास इज ओवर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मुझे इससे ही एक सपोर्ट मिलता है कि हाँ जी मेरे स्टूडेंट्स को मेरा पसंद आ रहा है लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस।